कहाँ तक हुआ? टूल्स डिस्कस करना था, वही स्टार्ट नहीं किया था। हाँ। क्या क्या? टेस्ट में जेनेटिक डिसऑर्डर एनसीईआरटी में जितने दिए गए हैं और पेडिग्री। और बायोटेक भी आएगा। हाँ ठीक है। लिखते चलो जल्दी से। चलो बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स डिस्कस करने हैं। क्या क्या टूल हमको लगेगा यहाँ पे, ठीक है? तो इसमें पहला टूल होगा एंजाइम। तो सबसे पहले हम सभी एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे एक एक करके आगे, ठीक है? दूसरा टूल हम डिस्कस करेंगे वेक्टर डीएनए, या फिर इसी को कहते हैं व्हीकल डीएनए। अब व्हीकल क्यों कह रहे हैं? तो याद करो, हमारे डिजायर डीएनए को कैरी करके ले जाने का काम कौन कर रहा है? वेक्टर। तो जो कैरी करता है वो व्हीकल की तरह काम करेगा ही नहीं करेगा, इसलिए हम इसको व्हीकल डीएनए भी कहते हैं। डिजायर डीएनए, डिजायर डीएनए क्या होता है? वो कोई भी डीएनए जिसका प्रोडक्ट हमको चाहिए या जिसकी मल्टीपल कॉपी हम करना चाहते हैं, ठीक है? इसी को कहते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। हमको इसी डीएनए के प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, इसलिए हम इसको जीन ऑफ इंटरेस्ट कह रहे हैं, ठीक है? अब इसी को पैसेंजर डीएनए भी कहते हैं। अगर वेक्टर हमारा व्हीकल हुआ तो व्हीकल पे जो बैठ के जाएगा वो क्या होगा? पैसेंजर। इसलिए डिजायर्ड डीएनए को पैसेंजर डीएनए भी कहा जाता है, ठीक है? लेकिन दो टर्म और है, एक है एलियन डीएनए और एक है फॉरेन डीएनए। अब एलियन डीएनए या फिर फॉरेन डीएनए हम किस रिस्पेक्ट में कह रहे हैं? तो हम होस्ट के रिस्पेक्ट में कह रहे हैं, ठीक है? यानी हमारा जो डिजायर्ड डीएनए होगा वो जिस सोर्स से होगा, होस्ट हमारा उससे डिफरेंट होगा। तो होस्ट के लिए वो डीएनए अलग होगा, अननोन होगा, एलियन होगा, ठीक है? इसलिए हम उसको एलियन या फिर फॉरेन डीएनए कहते हैं, ठीक है? फिर अगली बात होगी होस्ट सेल। अब होस्ट सेल प्लांट सेल भी हो सकता है, एनिमल सेल भी हो सकता है, बैक्टीरियल सेल भी हो सकता है, ठीक है? कोई भी लिविंग सेल हो सकता है। आपका एक्सपेरिमेंट कैसा है उसके अकॉर्डिंग आपका होस्ट सेल होगा। जैसे अगर मैं ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बनाना चाहता हूं तो होस्ट सेल बैक्टीरिया लूंगा। मैं ट्रांसजेनिक प्लांट बनाना चाहता हूं, होस्ट सेल प्लांट लूंगा। ट्रांसजेनिक एनिमल बनाना चाहता हूं, होस्ट सेल हमारा एनिमल होगा। तो हमारा एक्सपेरिमेंट कैसा है, हम क्या एम लेके चल रहे हैं, ठीक है, इसके बेसिस पे हमारा होस्ट सेल कोई भी लिविंग सेल हो सकता है, ठीक है? अब इसके बाद हम पहली हेडिंग करेंगे एंजाइम,
और एक एक करके हम सभी एंजाइम को पहले पढ़ेंगे, फिर हम बाकी टूल्स पे आएंगे। और एंजाइम में फर्स्ट हेडिंग आप करोगे लाइजिंग एंजाइम। तो एक बार जल्दी से हेडिंग कर लो, फिर बात करते हैं लाइजिंग एंजाइम की। हो गया? जल्दी लिखो। लाइजिंग एंजाइम। चलो, हमने पिछले क्लास में एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एक डायग्राम डिस्कस किया था, और वहीं से हम इन सभी एंजाइम के रिक्वायरमेंट को समझेंगे, ठीक है, और हम लिखते चलेंगे। तो लाइजिंग एंजाइम क्या है समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में एक डीएनए, ये सेल है। अब इस सेल के पास में हमारा डिजायर डीएनए है, ठीक है। तो इस सेल के पास में डीएनए है, हमारा डिजायर डीएनए। या फिर कोई सेल है जिसमें हमारा वेक्टर डीएनए, जैसे प्लाज्मिड था। तो प्लाज्मिड भी क्या है? डीएनए ही है। वो वेक्टर डीएनए होगा और ये डिजायर डीएनए। तो मुझे डिजायर डीएनए ऑब्टेन करने के लिए इस सेल से डीएनए को आइसोलेट करना होगा, ठीक है। किसी भी सेल से जब हम डीएनए निकालते हैं, चाहे वो वेक्टर डीएनए हो या फिर हमारा डिजायर डीएनए हो, ठीक है, तो डीएनए तभी निकल पाएगा जब इसके सेल मेम्ब्रेन को आप तोड़ोगे, ब्रेक करोगे। हमारे पास में कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं है कि हम सेल को बिना हार्म पहुंचाए डीएनए निकाल लें, ठीक है। अगर मुझे सेल से डीएनए निकालना है तो सेल को मारना पड़ेगा, ठीक है। और सेल को मारेंगे तो इसके मेम्ब्रेन को तोड़ेंगे, और जब तक मेम्ब्रेन टूटेगा नहीं तब तक हमारा डिजायर्ड डीएनए या कोई भी डीएनए बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर हमको कोई भी डीएनए किसी सेल से बाहर निकालना है तो उसके मेम्ब्रेन को तोड़ना होता है, और मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए, लाइज करने के लिए जो भी एंजाइम लगेगा वो क्या हो जाएगा? लाइजिंग एंजाइम, ठीक है। तो लाइजिंग एंजाइम वो एंजाइम होगा जो किसी भी सेल के मेम्ब्रेन को लाइज करे, ब्रेक करे, तोड़े, ताकि हम डीएनए को आइसोलेट कर सकें। तो लाइजिंग एंजाइम का की रिक्वायरमेंट क्यों है, समझ में आ गई? ठीक है, उस डायग्राम में लाइजिंग एंजाइम कहां लगेगा, समझ में आ गया? जहां भी डीएनए हम सेल से बाहर निकाल रहे हैं वहां लाइजिंग एंजाइम का यूज करना होगा, ठीक है। तो हेडिंग आपने कर लिया लाइजिंग एंजाइम, ठीक है। एक लाइन लिखोगे, फॉर लाइसिस ऑफ फॉर लाइसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन फॉर लाइसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन ड्यूरिंग डीएनए आइसोलेशन, ड्यूरिंग डीएनए आइसोलेशन, ठीक है बेटा। अब सुनना, डीएनए आइसोलेशन का हल्का सा एक आइडिया दे रहा हूं, डिटेल में आगे पढ़ेंगे। जैसे मान लो एक बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया के अंदर डीएनए है, और वो डीएनए मुझे बाहर निकालना है। तो डीएनए को आइसोलेट कैसे करते हैं? तो पहले इस बैक्टीरिया को एक कल्चर मीडिया बनाएंगे, उस कल्चर मीडिया में ग्रो करेंगे, डिवाइड करके इस बैक्टीरिया का नंबर खूब सारा बढ़ा लेंगे। फिर उस कल्चर मीडिया से हम खूब सारी बैक्टीरिया को एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। इस टेस्ट ट्यूब में ये सारी बैक्टीरिया आ गई, ठीक है, यहां पे बहुत सारी बैक्टीरिया हैं। अब क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा लाइजिंग एंजाइम डालेंगे, और लाइजिंग एंजाइम क्या करेगा, इसके मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा। इसको कहेंगे केमिकल लाइसिस। क्या कहेंगे? केमिकल लाइसिस। जब मेम्ब्रेन वीक हो जाएगी, टूट जाएगी, केमिकल उसके मेम्ब्रेन को वीक कर देगा, तोड़ देगा, डिग्रेड कर देगा। उसके बाद इस सेंट्रीफ्यूज को, इस टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल के रोटेट करेंगे। जब सेंट्रीफ्यूज मशीन में रोटेट करते हैं तो एक फिजिकल फोर्स लगता है, और उस फिजिकल फोर्स की वजह से सेल मेम्ब्रेन फट जाती है। इसको फिजिकल लाइसिस कहते हैं। तो मेम्ब्रेन पूरी तरह से फट जाएगी, और उस सेल के अंदर का जो भी कंटेंट होगा सब कुछ बाहर आ जाएगा। तो साथ में डीएनए भी बाहर आ जाएगा। अब डीएनए बाहर आ गया, डीएनए जब बाहर आ गया तो हम इसमें थोड़ा सा प्रोटीएज डाल देंगे। प्रोटीएज क्या करेगा, जो प्रोटीन होगा उसको डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है। और फिर उसमें हम चिल्ड एथेनॉल डाल देंगे, जिससे जो भी डीएनए होगा वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और फिर उस डीएनए को हम बाहर निकाल लेंगे। ये पूरी टेक्निक मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। तो अभी मैं बस इस टेक्निक से ये बता रहा हूं कि लाइजिंग एंजाइम कहां डालना है। तो शुरू में सबसे पहले
लाइजिंग एंजाइम ही डाला जाता है ताकि उसकी मेम्ब्रेन को वीक कर दिया जाए। अब सुनना बेटा, हमारी सेल अलग अलग टाइप की हो सकती है। जैसे मान लो अगर कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल सेल है, अगर मुझे बैक्टीरियल सेल से डीएनए निकालना है तो एंजाइम कौन सा डालेंगे, समझना। बैक्टीरियल सेल का जो आउटर कवर होता है वो सेल वॉल होता है, और वो सेल वॉल बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकैन का। अब पेप्टाइडोग्लाइकैन के सेल वॉल को तोड़ने के लिए जो एंजाइम हम डालते हैं वो होता है लाइसोजाइम। क्या होता है? लाइसोजाइम। दैट मीन्स अगर बैक्टीरिया से डीएनए निकालना है तो लाइजिंग एंजाइम क्या यूज करोगे? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम यूज करेंगे। दूसरा सुनना, अगर हमको फंजाई से, ठीक है, कोई डीएनए निकालना है, फंगल सेल है, तो फंजाई में आउटर कवर भी सेल वॉल होता है, लेकिन वो होता है काइटिन का। किसका? अब उसमें अगर लाइसोजाइम डालोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ होगा ही नहीं। तो काइटिन के सेल वॉल को तोड़ने के लिए अलग एंजाइम चाहिए, और वो होगा काइटिनेज। क्या हो जाएगा बेटा? काइटिनेज। ठीक है, तो फंजाई से डीएनए निकालने के लिए काइटिनेज। ठीक है, अगला सुनना, अगर कोई प्लांट सेल है तो इसमें भी आउटर जो कवर होगा वो सेल वॉल ही होगा, ठीक है, लेकिन इसमें सेलुलोज और पेक्टिन का सेल वॉल बना होता है। अब वहां पे आप ये दोनों एंजाइम यूज करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेलुलोज को तोड़ने के लिए हम डालेंगे सेलुलेज। सेलुलेज, जहां भी एज वर्ड आ रहा है ना, एंजाइम हो गया। ठीक है, और पेक्टिन को तोड़ने के लिए पेक्टिनेज। तो ये दोनों लाइजिंग एंजाइम यूज करेंगे। ठीक है, अगली बात चलो, एनिमल सेल। अगर कोई एनिमल सेल है, जैसे हम लोगों की खुद की सेल मान लो, ठीक है, उससे कोई डीएनए निकालना है तो वहां सेल वॉल है ही नहीं, वहां तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और वो लिपिड की बाइलेयर है जिसमें प्रोटीन एम्बेडेड है। तो लिपिड की बाइलेयर को तोड़ने के लिए लाइपेज, क्या यूज करेंगे? लाइपेज। और प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज, प्रोटीएज डालेंगे। ये लाइजिंग एंजाइम यूज करेंगे। अब सुनना बेटा, इन तीनों में सेल वॉल है, लेकिन इन तीनों में सेल वॉल के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी तो है। ठीक है, तो बैक्टीरिया से अगर हमको डीएनए निकालना है तो लाइसोजाइम तो डालेंगे ही, प्लस साथ में लाइपेज प्रोटीएज भी यहां पड़ेगा। ठीक है, यहां पे काइटिनेज के साथ लाइपेज प्रोटीएज भी पड़ेगा, यहां सेलुलेज पेक्टिनेज के साथ लाइपेज प्रोटीएज भी पड़ेगा, बट यहां पे केवल लाइपेज प्रोटीएज पड़ेगा। ठीक है, तो ये लाइपेज प्रोटीएज सब में कॉमन है। लेकिन अगर मुझे बैक्टीरिया में पूछा जाए और कोई एक ही चूज करना हो तो क्या चूज करेंगे? क्योंकि ये स्पेसिफिकली किसके लिए है? बैक्टीरिया के लिए। तो ये सब में कॉमन है, ये सब में कॉमन है, बट ये स्पेसिफिक हैं तीनों। ये क्या है? स्पेसिफिक है। तो ये लाइजिंग एंजाइम हो गए और ये सेल हो गया। एनसीईआरटी में दे रखा है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पहला एंजाइम कंप्लीट कर लिया, लाइजिंग एंजाइम। अच्छा, अब तुम खुद ही बताओ, हमने सेल से डीएनए निकाल लिया लाइजिंग एंजाइम का यूज करके, तो अब दूसरा एंजाइम हमको कौन सा यूज करना होता है? डीएनए को कट करने वाला, डीएनए को कट करने वाला। तो अगला हमको रिक्वायरमेंट है कि जो डीएनए को कट करे, तो दूसरी जो हेडिंग होगी वो होगी क्लीविंग एंजाइम। लिख लो ये, फिर हेडिंग करो क्लीविंग एंजाइम। क्लीविंग एंजाइम। क्लीविंग एंजाइम, जल्दी करो बेटा। आ गई बात समझ में? चलो, अब सुनना, क्लीविंग एंजाइम। तो क्लीविंग एंजाइम का यूज कहां होगा? अगर मुझे न्यूक्लिक एसिड, अब मैं न्यूक्लिक एसिड बोल रहा हूं यानी इसमें डीएनए भी आ जाएगा और आरएनए भी आ जाएगा। अगर मुझे न्यूक्लिक एसिड के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ना है, ब्रेक करना है, कट करना है,
तो ब्रेक वर्ड यूज होता है, क्लीव वर्ड यूज होता है, कट वर्ड यूज होता है, ये तीनों वर्ड यूज होता है। ठीक है, अगर ये ब्रेक बॉन्ड मुझे ब्रेक करना है तो जो एंजाइम यूज होगा वो एंजाइम क्या होगा? क्लीविंग एंजाइम। तो क्लीविंग एंजाइम का काम क्या है? न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ना। तो डीएनए के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ने का काम करते हैं, उसको कट करने का काम करते हैं, उसको क्लीव करने का काम करते हैं। ठीक है, अब सुनना, जब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना था बेटा, याद करो, तो 5 प्राइम फॉस्फेट 3 प्राइम ओएच रिएक्ट किया था और एक वाटर मॉलिक्यूल निकला था। तो बनने का तरीका था डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। ठीक है, अब कोई भी बॉन्ड अगर डिहाइड्रेशन सिंथेसिस से बना है यानी उसके बनने में वाटर मॉलिक्यूल निकला है, तो जब उसको तोड़ोगे तो वाटर लगाना पड़ेगा। और अगर वाटर ऐड कर रहे हो, वाटर उस बॉन्ड के लॉन्ग लगा के आप उसको ब्रेक कर रहे हो, तो ये प्रोसेस हाइड्रोलिसिस कहलाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट में पूछा भी गया है कि क्लीविंग एंजाइम जब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो वो प्रोसेस क्या होगा? तो प्रोसेस क्या होगा? हाइड्रोलिसिस। बात समझ गए? ठीक है, तो यहां लिखोगे आप एक बार, टू ब्रेक टू ब्रेक द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, टू ब्रेक द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, टू ब्रेक द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड of nucleic acid, of nucleic acid by the process of, by the process of hydrolysis, by the process of hydrolysis, अंडरलाइन करना बेटा हाइड्रोलिसिस वर्ड को, by the process of hydrolysis। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम यूज होगा वो क्या होगा? क्लीविंग एंजाइम। अब सुनना, मैंने कहा न्यूक्लिक एसिड, वो कोई भी एंजाइम जो न्यूक्लिक एसिड के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ेगा, चाहे आरएनए के या डीएनए के, उनको कॉमनली कहा जाता है न्यूक्लियेज। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियेज। अब सुनना बेटा, न्यूक्लियेज एक ग्रुप ऑफ एंजाइम हो गया, एक फैमिली ऑफ एंजाइम हो गया, जिसमें वो सभी एंजाइम आएंगे जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड तोड़ते हैं न्यूक्लिक एसिड के। तो न्यूक्लियेज एक कॉमन वर्ड हो गया, उन सबको एक साथ न्यूक्लियेज कहा जाएगा। अब इस न्यूक्लियस को बेटा हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक कि ये किस पे काम कर रहा है, इसका सबस्ट्रेट क्या है, और दूसरा ये कैसे काम कर रहा है, कैसे कट करता है, यानी मोड ऑफ एक्शन कैसा है और इसका सबस्ट्रेट कैसा है। ठीक है, तो पहले हम सबस्ट्रेट की बात करते हैं। अगर ये न्यूक्लियस, ठीक है, डीएनए को कट कर रहा है, डीएनए के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कट कर रहा है, तो हमने लिखा फॉर डीएनए। अगर ये डीएनए के लिए है, डीएनए के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ता है, तो इस न्यूक्लियस को कहा जाएगा डीएनएज। क्या कहा जाएगा? तो डीएनएज केवल डीएनए के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ते हैं। याद करो, ये एंजाइम हमने यूज किया था मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट याद है? उसके बाद एवरी मैक्लियार्डी और मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसमें डीएनएज डाले थे तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ था, डीएनए टूट गया था। याद आ रहा है ना? ठीक है, तो डीएनएज। दूसरा, अगर कोई न्यूक्लियस, ठीक है, आरएनए के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कट करता है, तो हमने कहा फॉर आरएनए। अगर वो आरएनए के लिए है तो क्या कह देंगे? आरएनएज। ठीक है, तो उसको हम आरएनएज कह देंगे। तो आरएनएज केवल आरएनए को तोड़ेगा और डीएनएज केवल डीएनए को तोड़ेगा। बात समझ गए? और न्यूक्लियस कॉमन वर्ड हो गया, उसमें डीएनए आरएनए दोनों के लिए बात कर दी जाती है। ठीक, तो ये तो हुआ किसको तोड़ा जा रहा है। अब कैसे तोड़ा जा रहा है इसकी बात करें। कैसे तोड़ा जा रहा है इसके बेसिस पे अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो अगेन ये दो टाइप का हो जाएगा। ठीक है, पहला एक्सोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, और दूसरा एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। तो एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, अब सुनना बेटा, एक्सोन्यूक्लियस किसे कहेंगे? अगर हम एक्सोन्यूक्लियस की बात करें तो ये केवल एक्सटर्नल फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कट करता है। ठीक है, तो हमने कहा कट एक्सटर्नल फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड फ्रॉम 3 प्राइम और 5 प्राइम एंड। ठीक है, या तो 3 प्राइम एंड से कट करेगा या फिर 5 प्राइम एंड से। जैसे, ध्यान सुनना बेटा, ये हमारा कोई न्यूक्लिक एसिड चेन है, ठीक है, और इसमें ये सभी न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो आपस में जुड़ते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है, ये तो याद होगा। ये 5 प्राइम एंड है और ये क्या हो गया? 3 प्राइम एंड। अगर कोई एक्सोन्यूक्लियस होगा
तो वो कभी भी ये बीच वाले फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड नहीं तोड़ पाएगा। ठीक है, ये केवल बाहर के या तो 5 प्राइम की तरफ का फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड इसको ब्रेक करेगा, या फिर 3 प्राइम एंड की तरफ का फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड इसको ब्रेक करेगा, किसी एक एंड के फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ठीक है, तो अगर इसको कट किया, ये निकल गया, अब ये बाहर का हो गया, फिर इसको कट करेगा, तो ये एक तरफ से कट करेगा, या तो इधर से या तो इधर से, और इसको ट्रिमिंग कहते हैं। याद करो, ट्रिमर क्या करता है, हेयर को एक तरफ से छोटा करता है ना। ठीक है, जैसे ट्रिमर काम करता है वैसे ही ये ट्रिमिंग का काम करते हैं, तो एक्सोन्यूक्लियस ट्रिमिंग का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिमिंग करने का काम करेंगे। एंडोन्यूक्लियस की बात करते हैं। ठीक है, हमने कहा कट इंटरनल फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, ये इंटरनल फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कट करेंगे। जैसे अगर यहां पे फिर से हम वही कंडीशन लेके आए, ठीक है, ये हमारे पास में एक न्यूक्लिक एसिड है जिसका ये 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड हो गया। ये सभी न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो आपस में पॉलीमराइज होके पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब सुनना बेटा, एंडोन्यूक्लियस कभी भी इन बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं कर सकता। ठीक है, ये हमेशा बीच के किसी एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ेगा, बीच के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को, इंटरनल बॉन्ड को तोड़ेगा, ये एक्सटर्नल को नहीं तोड़ता है। अब सुनना, ये डीएनए है, यहां पे अगर बीच वाले फॉस्फोरस बॉन्ड को तोड़ दिया जाए तो ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे, बीच में गैप हो जाएगा। तो एंडोन्यूक्लियस जब कट करता है तो गैप क्रिएट करता है, या फिर निक, उसको निक कहते हैं, निक क्रिएट करता है। ठीक है, तो हमने कहा कि ये क्या करेगा, क्रिएट गैप, या इसी को क्या कहते हैं, निक, गैप या निक क्रिएट करने का काम करता है। ठीक है, अब सुनना, इसका एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या हो गया, एक एंडोन्यूक्लियस है, और एंडोन्यूक्लियस हो तो कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और कौन सा, इंटरनल। और प्रोसेस क्या होगा, हाइड्रोलिसिस। जितने न्यूक्लियस होते हैं सब क्या करते हैं, तो ये भी किस प्रोसेस से तोड़ेगा, हाइड्रोलिसिस से। और अब हमको डिटेल में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ही पढ़ना है, तो अगली हेडिंग हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ही करेंगे। इतना लिख लो पहले।
यहां तक हो गया? ठीक, अब सुनना, एक बार लिखना बंद करना और बहुत ध्यान से सुनना सारी बात। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात करने जा रहे हैं, मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया, नीट एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है, हर साल क्वेश्चन आता है, पिछले साल भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो यहां से हमेशा क्वेश्चन बनने के चांस ज्यादा रहेंगे। जब भी आप बायोटेक में आओगे तो दो तीन टॉपिक जहां से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, एक तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, दूसरा वेक्टर। इन दोनों पॉइंट्स पे आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन हमेशा ज्यादा आते हैं। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम किस में पढ़ रहे हैं? एंडोन्यूक्लियस में। तो एक तो बात पता चलेगी कि एंडोन्यूक्लियस है यानी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ता है, इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ता है, प्रोसेस हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है। सुनना, इसको कहा जाता है मॉलिक्यूलर सीजर। क्वेश्चन आता है, पहला ही क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग एंजाइम नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर, क्या हो जाएगा? अब मॉलिक्यूलर सीजर क्यों कह रहे हैं? सीजर, कैंची, कैंची का काम होता है कट करना। जब हम कैंची से किसी चीज को कट करते तो कट हमारे कंट्रोल में होता है, स्पेसिफिक कट होता है, हम जहां चाहते हैं वहां कट होता है, ठीक है। ठीक ऐसे ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो स्पेसिफिक कट करता है। यानी अगर इस डीएनए पे मैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाल रहा हूं तो मुझे पहले से ही पता होगा कि कट कहां होगा, ठीक है। तो मुझे पता है कि कट कहां होगा, तो वही कट ये करेगा जहां हम चाहेंगे, इसलिए हम इसको सीजर कहते हैं। तो जैसे सीजर हमारे कंट्रोल में काम करता है, वैसे ही ये एंजाइम पे हमारा कंट्रोल होता है, हमको पता होता है कि ये डीएनए कट होगा कि नहीं होगा, ठीक है, इसलिए हम इसको मॉलिक्यूलर सीजर कह रहे हैं। बात समझ गए? अगला पॉइंट, एक और क्वेश्चन आएगा, मॉलिक्यूलर ग्लू। तो डीएनए लाइगेज को मॉलिक्यूलर ग्लू कहा जाएगा, वो जोड़ने का काम करता है, और ये मॉलिक्यूलर सीजर है, ये काटने का काम करता है। अब सुनना बेटा, हमने कहा ए स्पेशल टाइप ऑफ एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस और भी बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन सभी एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नहीं होते हैं, ठीक है। ये एक स्पेशल टाइप का एंडोन्यूक्लियस है। बात समझे? कट बोथ द स्ट्रैंड ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए, ठीक है। जो क्या करता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को केवल कट करता है बेटा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कभी भी सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को कट नहीं करेगा, कभी भी आरएनए को कट नहीं करेगा, केवल डबल स्ट्रैंड डीएनए को कट करेगा। और डबल स्ट्रैंड डीएनए पे जब काम करेगा तो केवल एक स्ट्रैंड को नहीं, एक ही साथ दोनों स्ट्रैंड को कट करेगा। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम किसी भी डीएनए पे डाला जाएगा तो वो डबल स्ट्रैंड डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पे एक साथ कट करता है, ठीक है। और कट करने का तरीका क्या है? हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस से कट करता है, ये पॉइंट। अगली बात, प्रेजेंट ओनली इन बैक्टीरियल सेल, केवल बैक्टीरिया में पाया जाता है, प्रोकैरियोट में पाया जाता है, किसी भी यूकैरियोट में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम नहीं होता है। हमारे सेल में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम नहीं पाया जाता है। बात समझ गए? ये केवल प्रोकैरियोट में पाया जाता है। क्यों केवल प्रोकैरियोट में पाया जाता है? इसके लिए ये नेचर में कहां से आया उसकी कहानी समझनी पड़ेगी, ठीक है। और वहीं से हमको समझ में आएगा कि ये कैसा काम करता है। तो चलो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम प्रोकैरियोट में कैसे इवॉल्व हुआ वो कहानी एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान सुनना बेटा, देखो, अब कहानी यहां से स्टार्ट है, बहुत ही दर्दनाक सी कहानी है, रोना नहीं है सुन के, ठीक है। देखो, आपने पहले पढ़ा होगा वायरस के बारे में, हमने डिस्कस कर रखा है। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और उसमें अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, ऐसे वायरस को बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। जैसे लैम्डा फेज हो गया, ठीक है। तो ये वायरस हो गया, बैक्टीरियोफेज है। ये बैक्टीरियोफेज क्या करता है, ठीक है, जब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो आता है बैक्टीरिया के सरफेस पे अटैच हो जाता है। बैक्टीरिया के सरफेस पे अटैच्ड होके, ठीक है, ये बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन को लाइज कर देता है। लाइज करने के बाद अपना डीएनए, ये इसका डीएनए, अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर देता है। जब वायरस का डीएनए बैक्टीरिया में आता है तो ये डीएनए आते ही पहला काम ये करता है कि बैक्टीरिया के डीएनए को तोड़ देता है। ये बैक्टीरिया का मेन डीएनए, उसका डीएनए, ठीक है, आके बैक्टीरिया के डीएनए को तोड़ देगा। किसी भी सेल पे जो कंट्रोल होता है बेटा डीएनए का होता है, ठीक है। तो अगर ये बैक्टीरिया के डीएनए को ही तोड़ देगा तो अब इस सेल पे इसका कंट्रोल हो जाएगा ना। किसी के घर में अगर चोरी करने जाओ तो मालिक को मार दो, पूरा घर आपका हो गया, ठीक है। तो इस घर का मालिक कौन है? डीएनए। तो ये घर में गया और इस घर में जाते ही जो घर का मालिक था उसको मार दिया, ठीक है। अब इस पूरे घर पे इसका कंट्रोल है, ठीक है। अब क्या होगा, मारने के बाद ये अपने डीएनए को रेप्लिकेट कराने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो एंजाइम बैक्टीरिया से बनवाएगा और उस एंजाइम का यूज करके अपना डीएनए रेप्लिकेट करेगा। दूसरा, यानी अपने इस डीएनए की कई कॉपी बना लेगा। दूसरा, जो प्रोटीन कोड बाहर रह गया है, याद करो हर सी चीज में हमने प्रूव किया था प्रोटीन कोड नहीं जाता है, ठीक है। जो प्रोटीन कोड बाहर रह गया है
अब उसके जैसा प्रोटीन कोट इसके प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी से बनवाएगा। इसका किचन जो है, ठीक है, हर सेल के का एक किचन होता है जो प्रोटीन, जहां प्रोटीन बनता है, राइबोसोम, ठीक है। तो वहां से अपने जैसा प्रोटीन कोड बनवाएगा। हर प्रोटीन कोड में एक एक डीएनए पैक हो जाएगा। खूब सारे नए वायरस बन जाएंगे। जब वायरस का कंसंट्रेशन सेल के अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो सेल फट जाएगी, सारे वायरस बाहर निकलेंगे, फिर नई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे। इस तरीके से वायरस बैक्टीरिया के अंदर अपनी लाइफ साइकिल चलाता है। अब बैक्टीरिया परेशान, अगर ऐसा ही बैक्टीरिया के साथ हमेशा होता रहा, ठीक है, तो एक टाइम ऐसा नहीं आएगा कि बैक्टीरिया ही खत्म हो जाएगी अर्थ से और वायरस का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बैक्टीरिया बहुत परेशान थी, परेशान होकर घूम रही थी, इसको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे वायरस से बचा जाए, ठीक है। तभी मैं मिल गया। तो इसने मुझे अपना दुख दर्द बताया कि बहुत दुख में चल रही हूं, ठीक है, वायरस से बहुत परेशान हूं, ठीक है, वायरस का अटैक होता है, हमको मारता है अपना, ठीक है, नंबर बढ़ाता है, निकल जाता है, ठीक है, क्या करें। मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं कर सकता, भगवान ही बचा सकते तुमको अभी इससे, तो ठीक है। तो मैंने कहा कि भगवान ही बचा सकते, तो तुरंत वो हिमालय पे चली गई। वो बैक्टीरिया गई हिमालय पे और जाके वहां पे गहन तपस्या किया, ठीक है। वहां तपस्या किया तो भगवान प्रसन्न हुए उसके तपस्या से। भगवान आए, इसने भगवान ने पूछा क्या है, सारी दुख भरी कहानी उसने बताई। भगवान ने कहा तथास्तु। जैसे भगवान ने तथास्तु कहा, इसके साइटोप्लाज्म में एक एंजाइम आ गया, ठीक है। अब सुनना बेटा, इवोल्यूशन, इवॉल्व हुआ, यानी ये इवॉल्व हुआ है, ठीक है, वायरस के अगेंस्ट। अब ये एंजाइम मिल गया, भगवान ने कहा जाओ अब ये एंजाइम तुमको बचाएगा। अब बैक्टीरिया ये एंजाइम लेके हिमालय से नीचे आई और अब वायरस को ये खोज रही है, अब आओ, ठीक है। अब ये वायरस को ढूंढ रही है, कहां गए। तो वायरस को तो पता नहीं था कि बैक्टीरिया के पास में कोई हथियार आ चुका है। अब वायरस आया, वायरस आया और वायरस ने जैसे ही अपना डीएनए इंटर किया, ठीक है, अब वायरस का डीएनए बैक्टीरिया को तोड़ता, उसके पहले इस एंजाइम ने वायरस के डीएनए को तोड़ दिया, ठीक है, और बीच से तोड़ा, एंडोन्यूक्लियस, और दोनों स्ट्रैंड तोड़ा, ठीक है, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है, तो वायरस का डीएनए टूट गया। अब वायरस का डीएनए जब टूट गया तो क्या वायरस का ग्रोथ इस बैक्टीरिया के अंदर हो पाएगा। तो इस तरीके से वायरस के डीएनए को तोड़ के वायरस के ग्रोथ को बैक्टीरिया के अंदर इसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है, और एंडोन्यूक्लियस की तरह तोड़ा। तो क्योंकि इसने एंडोन्यूक्लियस की तरह तोड़ा और ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट किया, तो लोगों ने खुश होकर इसका नाम रखा कि आज से इसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के नाम से बुलाया जाएगा, RE, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शन क्या है, टू ब्रेक द वायरल डीएनए, ठीक है, एंड रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ वायरस इन बैक्टीरिया। ये मेन फंक्शन है इसका, ठीक है। इसीलिए ये केवल बैक्टीरिया में इवॉल्व हुआ, ये प्रोसेस बैक्टीरिया में ही होता है, इसलिए बैक्टीरिया में इवॉल्व हुआ, यूकैरियोट में इवॉल्व नहीं हुआ। तो जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आज हम यूज करते हैं अपने किसी भी एक्सपेरिमेंट में, वो कहां से निकाला गया है, बैक्टीरिया से निकाला गया है, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम है, RE क्या करता है, कट वायरल डीएनए एंड रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ वायरस, इसीलिए रेस्ट्रिक्शन नाम पड़ा है। बात समझ गए। अब सुनना बेटा, हमने कहा कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को कट किया और ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। अब क्वेश्चन अगर आए, क्वेश्चन को सुनना थोड़ा, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, बस इतना, तो हम ये आंसर देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तब हम वो वाली बात कहेंगे कि वेक्टर डीएनए को कट करना, डिजायर डीएनए को कट करना ताकि उनको जोड़ा जा सके। लेकिन अगर इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग ये वर्ड यूज नहीं करता है, केवल ये नॉर्मली पूछता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो उसका जो मेन रोल है जिसके लिए वो नेचर में आया है उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो उसका मेन रोल ये था, हमने इसके इस कैपेबिलिटी का यूज करके अपने लिए प्रोडक्ट बनाया, बायोटेक्नोलॉजी, याद आया, ठीक है। अब सुनना, अब अगर ऐसे वायरस के साथ होता रहे तो वायरस का ग्रोथ कैसे होगा, ठीक है। अब वायरस परेशान, ठीक है, अब वायरस ढूंढ रहा है, किसने बताया इसको, ठीक है, कि भगवान के पास जाओ, ठीक है। तो वो मुझे मिला, उसने मुझे पकड़ा, भैया तुमने क्या बता दिया है उसको, ठीक है। अब मैं कैसे ग्रो करूं, मैंने कहा भाई मैंने कुछ नहीं किया, वो तो भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया। अब वायरस गया भगवान के पास, ठीक है, वो उसने तपस्या किया, भगवान प्रसन्न हुए, उसने बताया कि आपने कौन सा हथियार उसको दे दिया है। अब वो पूरा एकदम डॉन बन के घूम रही है, मुझे ढूंढ रही है कि आओ इन्फेक्ट करो, ठीक है, और मुझे ही मार देती है। अब मैं अपनी फैमिली कैसे बढ़ाऊं, ठीक है। तो भगवान ने कहा हाँ गलती तो हो गई है, ठीक है। उन्होंने कहा तथास्तु, थोड़ा मॉडिफाई करते हैं आशीर्वाद को, उन्हें आशीर्वाद को मॉडिफाई किया। अब मॉडिफाई कैसे हुआ,
तो कहा गया कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो किसी भी डीएनए को कट नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि किसी भी डीएनए पे डाल दो वो कट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। उसके भी कट करने का एक, ठीक है, तरीका होगा। और वो तरीका क्या है? तो कहा गया कि रिकॉग्नाइज एंड कट एट स्पेसिफिक सीक्वेंस। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को, ठीक है, पहचानता है और पहचान के उसको कट करता है। तो अगर किसी डीएनए पे वो सीक्वेंस होगा तभी वो डीएनए कट होगा, और वो सीक्वेंस नहीं होगा तो डीएनए कट नहीं होगा। बात समझ गए? यानी हर डीएनए कट नहीं होगा। अब चलो, हमने कहा रिकॉग्नाइज एंड कट द स्पेसिफिक सीक्वेंस। तो जिस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा उस सीक्वेंस को कहा जाएगा रिकॉग्निशन सीक्वेंस। क्या कहा जाएगा? रिकॉग्निशन सीक्वेंस। और उसी सीक्वेंस को कट भी करता है, जिसको पहचानता है कट उसी में करता है, और उसी को कट करके ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, इसीलिए उसको क्या कहता है? रेस्ट्रिक्शन। तो उस सीक्वेंस को रिकॉग्निशन सीक्वेंस या रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस कहा जाता है। बात समझ गए? तो डीएनए पे अगर रिकॉग्निशन सीक्वेंस या रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस है तो उसको पहचान के उसको कट करेगा, और नहीं है तो कट नहीं कर पाएगा। बात समझे बेटा? अब सुनना, अब ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस या रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस कैसे होते हैं, ठीक है, इसकी बात करें। तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस या रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस 4 बेस पेयर, 6 बेस पेयर या 8 बेस पेयर लॉन्ग होते हैं। ठीक है, हमारे सिलेबस में 4 और 6 का एग्जाम्पल है जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, और उसमें भी एनसीईआरटी में केवल 6 का एग्जाम्पल है, 4 का एग्जाम्पल एक्स्ट्रा हमने पढ़ रखा है, मैं बताऊंगा। ठीक है, 8 वाला कोई एग्जाम्पल नहीं पढ़ना है। ठीक है, और पैलिंड्रोमिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आपको पता है, ऐसे सीक्वेंस जिनको 5 to 3 पढ़े तो सेम सेंस आए, पैलिंड्रोमिक कहलाते हैं। तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस या रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस 4 बेस पेयर के होंगे, 6 बेस पेयर के होंगे, या फिर 8 बेस पेयर के होंगे, और पैलिंड्रोमिक होंगे। ठीक है, अब सुनना, ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैज इट्स ओन रिकॉग्निशन सीक्वेंस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बेटा अलग अलग टाइप का होता है। अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पाए जाते हैं। जैसे अगर ये बैक्टीरिया इस्चरेचिया कोलाई है, ठीक है, तो उसमें, ठीक है, इको आर1 पाया जाएगा। कौन पाया जाएगा? इको आर1। इको आर1 एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। अब ये नाम कैसे रखा गया अभी पढ़ेंगे हम। अगर ये बैक्टीरिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है तो इसके अंदर, ठीक है, हिंड सेकेंड पाया जाएगा या हिंड थर्ड पाया जाएगा। तो अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं। बात समझे बेटा? अगला पॉइंट सुनना, और हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का अपना खुद का रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है। वो केवल उसी सीक्वेंस को पहचान के कट कर सकते हैं, किसी और को पहचान के कट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल इको आर1। इको आर1, ठीक है, का रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है GAATTC। अब चलो इधर से 5 to 3 पढ़ो, GAATTC, इधर से भी पढ़ो GAATTC। पैलिंड्रोमिक हुआ, ठीक है, तो ये पैलिंड्रोमिक हो गया। दूसरा, अगर हाई थर्ड, एक रेस्ट्रिक्शन के हाई थर्ड यूज किया था हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, ठीक है, अगर हाई थर्ड है तो इसका रिकॉग्निशन होगा GGCC GG। इधर से देखे तो, या इधर से GGCC। ठीक है, अब देखो ये 4 बेस पेयर का है और ये 6 बेस पेयर का है। ये एंजाइम कभी इसको नहीं पहचानेगा और ये एंजाइम कभी इसको नहीं पहचानेगा। बात को समझे बेटा? अब थोड़ा सा एक एग्जांपल को समझते हैं, समझना। मान लो इस बैक्टीरिया में इको आर1 है, ये बैक्टीरिया इकोलाई है, इसमें इको आर1 है। ठीक है, वायरस ने अपना डीएनए इंटर किया, ये वायरस का डीएनए है बेटा, ये वायरस का डीएनए है। अब इस वायरस के डीएनए पे, यहां पे ध्यान सुनना बेटा, यहां पे, ठीक है, ये सीक्वेंस है GAATTC। ठीक है, तो इस डीएनए पे सीक्वेंस है और यहां पे भी ये सीक्वेंस है, 2 जगह ये सीक्वेंस है। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आएगा और आके इसको लेंथ वाइज इंस्पेक्ट करेगा। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो लिखेगा एनसीईआरटी में इंस्पेक्टिंग द डीएनए लेंथ वाइज। ठीक है, डीएनए को लेंथ वाइज इंस्पेक्ट करना यानी खोजना, ढूंढना। इस पूरे डीएनए को स्कैन करेगा और ढूंढेगा कि क्या मेरा रिकॉग्निशन सीक्वेंस इस पे है। ठीक है, तो मान लो अगर इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस ये हुआ, ये हुआ, तो जहां जहां रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगा दोनों को कट करेगा। कट कर दिया, और कट कर दिया तो अब इस वायरस का ग्रोथ इस बैक्टीरिया में नहीं हो पाएगा। बात समझे? अब सुनना, मान लो कोई दूसरा वायरस आया, ये वाला नहीं आया, उसने अपना डीएनए इंटर किया
और उसके डीएनए पे, ठीक है, ये सीक्वेंस था ही नहीं। अब जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने इसको स्कैन किया तो सीक्वेंस था ही नहीं, तो क्या कट कर पाएगा? नहीं कट कर पाएगा। और जब नहीं कट कर पाएगा तो अब ये वायरस इस बैक्टीरिया के डीएनए को कट करेगा, तो दोनों का सामंजस्य अर्थ पे बना रहेगा। ठीक है, हर वायरस हर बैक्टीरिया में ग्रो नहीं कर सकता है, ठीक है, या हर बैक्टीरिया का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हर वायरस के डीएनए को कट नहीं कर सकता है। जिसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगा उसी को कट करेगा, जिसका नहीं होगा उसको कट नहीं करेगा। बात समझे? ठीक है, अब फिर से एक बार और अच्छे से इसको यहां थोड़ा समझते हैं, ध्यान सुनना बेटा। एक कॉन्सेप्ट यहां से बनाते हैं। देखो, ये हमारे पास में एक डीएनए है, ये दूसरा डीएनए, और ये तीसरा डीएनए है सर्कुलर। ठीक है, इस डीएनए पे इको R1 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस है यहां पे, यानी यहां पे GAA-TTC सीक्वेंस है, यहां पे भी GAA-TTC सीक्वेंस है। ठीक है, इस पे भी यहां पे GAA-TTC सीक्वेंस है और यहां पे GAA-TTC सीक्वेंस है। ठीक है, यहां पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, लेकिन ये सीक्वेंस है GGCC। कौन सा है? GGCC। ठीक है, ये GAA-TTC सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, तो ये GGCC सीक्वेंस है। ठीक है, और ये सभी सीक्वेंस कैसे हैं? GAA-TTC। अब मैंने क्या किया, एक एंजाइम लिया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो है, ठीक है, इको R1। अब बताओ, इको R1 किसको पहचानता है? GAA-TTC को पहचानता है। ठीक है, तो जब ये आएगा तो आके इसको स्कैन करेगा, तो दो जगह सीक्वेंस पाएगा, तो दोनों जगह कट करेगा। इसको यहां भी कट किया, यहां भी कट किया, इसको भी स्कैन करेगा, दो जगह होगा, यहां भी कट करेगा, यहां भी कट करेगा। इसको तो इसको कट करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि यहां सीक्वेंस तो है लेकिन इसका नहीं है, किसी और का है, और हमने वो एंजाइम यूज नहीं किया, तो ये कट नहीं होगा। अगर मैं इस पे हाई थर्ड डालूं तो कट हो जाएगा, लेकिन इको R1 से कट नहीं होगा, तो कट नहीं हुआ। अब बताओ, ठीक है, इसमें कितने फ्रेगमेंट बनेंगे? एक भी नहीं। इसमें तीन, एक दो तीन, और इसमें दो। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है। अगर लीनियर डीएनए है तो जितने रिकॉग्निशन सीक्वेंस उससे एक एक्स्ट्रा फ्रेगमेंट। देखो, दो रिकॉग्निशन सीक्वेंस तो फ्रेगमेंट कितने? तीन। और अगर सर्कुलर है तो जितने रिकॉग्निशन सीक्वेंस उतने ही फ्रेगमेंट, दो तो दो ही। और अगर एक भी सीक्वेंस नहीं है उस एंजाइम का तो एक भी फ्रेगमेंट नहीं बनेगा, कट ही नहीं होगा। बात समझे? ठीक है, इसको कट करना, अगर मान लो डीएनए कट हो रहा है, अब देखो हमारे पास में ये डीएनए है, ये डीएनए है, इस डीएनए पे, ठीक है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, ठीक है, इसको कट करना है तो हम क्या करेंगे? टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब में इस डीएनए को डाल देंगे और उसमें हम वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डाल देंगे और डाल के इसको इंक्यूबेट करेंगे। एक वर्ड आता है इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन का मतलब है कुछ टाइम तक छोड़ना, और उसको प्रॉपर वो कंडीशन प्रोवाइड करेंगे जिसमें ये एंजाइम काम करे। तो फिर ये एंजाइम इस डीएनए को जहां जहां रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगा वहां से कट कर देगा, यानी डाइजेस्ट कर देगा। कट करने के लिए एक और वर्ड होता है डाइजेस्ट करना। तो डाइजेशन का मतलब क्या हुआ? कट करना। अगर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम किसी डीएनए को कट कर रहा है, यानी हम कहेंगे उसको डाइजेस्ट कर रहा है। बात समझ गए? इंक्यूबेशन वर्ड को समझ लिए, डाइजेशन का मतलब समझ में आ गया, उसी को कट करना कहता है। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, और ये सारे कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में याद रखने होंगे, ठीक है, इनको लिखना नहीं। अब यहां आते हैं, फिर से एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं बेटा, सुनना। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं ये सोर्स इंडिपेंडेंट होते हैं। सोर्स इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ? इनको नहीं मतलब है कि वो डीएनए किसका है, वो किसी भी डीएनए को कट करेंगे, बस उसका सीक्वेंस होना चाहिए। यानी इको R1, ठीक है, ह्यूमन के डीएनए को भी कट करेगा अगर ये सीक्वेंस होगा उस पे, तो प्लांट के डीएनए को भी कट करेगा अगर ये सीक्वेंस होगा, एनिमल के डीएनए को भी कट करेगा अगर ये सीक्वेंस होगा, बैक्टीरिया के डीएनए को भी कट करेगा अगर ये सीक्वेंस होगा, किसी का भी डीएनए कट करेगा, बस ये सीक्वेंस होना चाहिए। तो अब सोचो बेटा, ये एक हथियार इसके पास में है, अब इसके खुद के डीएनए पे भी तो सीक्वेंस हो सकता है। जैसे मान लो ये बैक्टीरिया के डीएनए पे जो मैंने ग्रीन से बनाया, ये इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, तो ये अपने खुद के डीएनए को भी तो कट कर सकता है। तो अब तो दिक्कत हो गई ना,
अब क्वेश्चन ये है कि बैक्टीरिया अपने डीएनए को अपने खुद के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कैसे बचाती है, ये क्वेश्चन है। तो सुनना, जैसे आपने, आप जब तलवार रखते हो, ठीक है, उस तलवार से आपका भी हाथ कट सकता है अगर लेके लगातार घूम रहे हो तो, ध्यान रखते हैं ताकि वो सेव रहे। ठीक ऐसे ही एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म इसके पास में होना चाहिए। अब वो मैकेनिज्म क्या है, ध्यान सुनना। इस बैक्टीरिया के पास में एक और एंजाइम पाया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ साथ, और उस एंजाइम का नाम है मिथाइलेज। मिथाइलेज, ठीक है। मिथाइलेज का काम क्या होता है, मिथाइलेज क्या करता है, बैक्टीरिया के डीएनए पे अगर इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का कोई सीक्वेंस है तो उस सीक्वेंस पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है। क्या ऐड कर देता है, मिथाइल ग्रुप। अगर मैं क्या करूं, इस पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर दूं तो ये एंजाइम उसको पहचान ही नहीं पाएगा। बात समझे? और जब पहचानेगा नहीं तो कट ही नहीं कर पाएगा। तो बैक्टीरिया ने अपने जितने सीक्वेंस हैं इस एंजाइम के, उन सभी सीक्वेंस के ऊपर क्या जोड़ दिया, मिथाइल ग्रुप। किससे, मिथाइलेज से। और अपने डीएनए को बचा लिया। अब वायरस को तो यह पता नहीं है कि इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस है और कौन सा है, तो वायरस ने अपने डीएनए पे मिथाइल ग्रुप नहीं जोड़ा और उसका डीएनए कट हो गया। ठीक है, इस तरीके से बैक्टीरिया अपने खुद के डीएनए को बचाने का काम करती है। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में कहा गया, ठीक है, लिखा गया पैराग्राफ, जब रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस पढ़ोगे तो वहां पे एक लाइन लिखी गई कि बैक्टीरिया में दो एंजाइम डिस्कवर हुए, एक साथ दो एंजाइम डिस्कवर हुए। एक एंजाइम, ठीक है, मिथाइल ग्रुप जोड़ के बैक्टीरिया के डीएनए को बचाने का काम करता है जिसको मेथाइलेज कहते हैं। और दूसरा एंजाइम, ठीक है, डीएनए को कट करने का काम करता है वायरस के। और इस दूसरे एंजाइम को हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। बात समझ गए? ठीक है, तो बैक्टीरिया को तो दोनों एंजाइम चाहिए ना। अगर पूछा जाए कि बैक्टीरिया को वायरस से बचने के लिए कितने एंजाइम चाहिए, एक एंजाइम वायरस के डीएनए को तोड़ने के लिए और एक एंजाइम अपने खुद के डीएनए को बचाने के लिए। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की पूरी कहानी। ठीक है, लिख लो।
देखो, कहीं पे भी अगर इको R1 आ गया तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे सिलेबस में इको R1 का ही एग्जाम्पल देके समझाया गया है। तो इको R1 का सीक्वेंस हमारे एनसीईआरटी में बस एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का सीक्वेंस दिया गया है, और वो है इको R1 का। तो बाकी कोई सीक्वेंस अगर आपको याद हो या ना हो, ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, GAA TTC। ठीक है, आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यही सीक्वेंस देके क्वेश्चन पूछा जाएगा, GAA TTC इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। अब एक थोड़ा सा पॉइंट समझना बेटा, ये हो गया यहां तक। चलो ध्यान दो, देखो एक बार। अब दो छोटा सा इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन याद रखना है हमको। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा गया है तो क्वेश्चन आ सकता है। पहला, एक एंजाइम है हिंड सेकंड। ठीक है, ये फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम है। पहली बार जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डिस्कवर हुआ वो हिंड सेकंड था। अब एनसीईआरटी कहती है कि डिस्कवर तो हो गया, लेकिन इसका कैरेक्टराइजेशन करने में 5 ईयर का टाइम लगा, यानी 5 साल बाद हमको पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से पता चला कि ये एंजाइम कैसे काम करता है, किसको कट करता है, किस रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पहचान के कट करेगा, इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होगा, ये सब कुछ पता करने में 5 ईयर का टाइम लगा। ठीक है, तो इसका फुल कैरेक्टराइजेशन आफ्टर 5 ईयर, डिस्कवरी के 5 साल के बाद पता चला। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये लाइन आएगी। एक और लाइन सुनना, कहा गया टिल डेट मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डिस्कवर हुए हैं। अब तक 900 से अधिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को डिस्कवर किया जा चुका है। और कहां से? ठीक है, तो हमने कहा फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, 230 बैक्टीरियल स्ट्रेन से। इसका मतलब यह समझ में आया कि एक बैक्टीरिया में एक से अधिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हो सकता है, तभी तो 230 से 900 से अधिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर हुए। और ये दोनों डाटा एनसीईआरटी का है क्वेश्चन। ठीक है, पूछा जा सकता है, ठीक है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो आते हैं उसमें कि स्टेटमेंट सही है कि गलत है। तो याद रखना, दो डाटा 900 और 230। तो 230 क्या है, जो कम होगा वो क्या होगा, बैक्टीरियल स्ट्रेन। ठीक, और उसमें एक से अधिक रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस हो सकते हैं, तो 900 हमारे रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस हो गए। अब देखो, अब ये नाम कैसे रखे जाते हैं, नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। आप किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम थोड़ा अजीब तरीके से देख रहे हो, इको R1 हाई 3, हिंट सेकेंड, ठीक है, हिंट थर्ड, इको R5, ठीक है, ऐसे देखोगे। तो ये नाम कैसे रखे जाते हैं इनकी बात करते हैं। ठीक है, तो ध्यान सुनना। एग्जाम्पल फिर से एनसीईआरटी ने लिया है इको R1 का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल में होता है। देखो, इको R1 हाई थर्ड, हिंट सेकंड, हमेशा पहला लेटर कैपिटल में होता है। ठीक है, पहला पॉइंट। उसके बाद अगले जो दो लेटर होते हैं वो हमेशा स्मॉल में होते हैं। ठीक है, तो जो पहला लेटर होता है वो उस बैक्टीरिया के जीनस को रिप्रेजेंट करता है जिससे ये आइसोलेट किया गया है। ठीक है, और अगले जो दो लेटर होते हैं वो उस बैक्टीरिया के स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है
ठीक है, जिससे आइसोलेट किया गया है। जैसे इको R1 स्ट्रेचिया कोलाई बैक्टीरिया से निकाला गया है, ठीक है, इससे आइसोलेट किया गया है। तो स्ट्रेचिया का हमने ई ले लिया, कोलाई का CO ले लिया, ठीक है। ठीक ऐसे ही अगर हम इसको देखें, हिंड सेकेंड, तो हिंड सेकेंड में आप देखोगे तो H फॉर हीमोफिलस, हीमोफिलस बैक्टीरिया का जीनस हो गया, और IN फॉर इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया है। तो H और IN का मतलब समझ आ गया। तो किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लेज का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल में लिखा जाता है, वो हमेशा जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और जो सेकंड और थर्ड होता है वो स्मॉल में होता है, वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब सुनना, जो अगर फोर्थ लेटर है, अगर है, अब सुनना, ये मैं स्टार मार्क लगा रहा हूं, हर एंजाइम में फोर्थ लेटर होगा जरूरी नहीं है, इंग्लिश लेटर। देखो इसमें है, इसमें है, हाई थर्ड में नहीं है, बात समझे। अगर फोर्थ लेटर है तो वो स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है। अब स्ट्रेन क्या होता है, अगर एक स्पीसीज में एक से अधिक टाइप की बैक्टीरिया पाई जाती हूं, जैसे मान लो एक स्पीसीज है कोलाई, अब कोलाई, इचरेशिया कोलाई में भी म्यूटेशन हुआ, और इचरेशिया कोलाई भी कई टाइप की हो गई। तो अगर उसमें फर्दर हम डिवीजन करें, यानी स्पीसीज के बाद सब स्पीसीज पढ़ते हो, ठीक है, वैसा ही बैक्टीरिया में अगर स्पीसीज में भी डिफरेंट टाइप के म्यूटेंट्स हमको मिले, डिफरेंट वेरिएशन देखने को मिले, इसमें भी वेरिएशन देखने को मिलता है, तो उसको स्ट्रेन कहते हैं। तो ये स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है। अब ये स्ट्रेन वाला लेटर कैपिटल में भी हो सकता है, स्मॉल में भी हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है। किसी बैक्टीरिया का एक ही स्ट्रेन है तो स्ट्रेन लिखने की जरूरत नहीं है, और अगर एक से अधिक स्ट्रेन है तो लिखना पड़ेगा कि भैया किस स्ट्रेन से आपने निकाला है इसको। बात समझ गए। तो यहां पे R है RY13, तो इश्रेचिया कोलाई के RY13 स्ट्रेन से पहली बार इसको आइसोलेट किया गया था, ठीक है। तो ये RY13 से R ले लिया गया। अब ये रोमन न्यूमेरिकल क्या है, ये है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। इश्रेचिया कोलाई के RY13 स्ट्रेन से पहले नंबर पे जो आइसोलेट किया गया वो इको R1, जो दूसरे नंबर पे आइसोलेट किया गया वो इको R2 है, तीसरे नंबर पे इको R3, चौथे पे इको R4, पांचवे पे इको R5, इको R5 तक के एग्जांपल यहां पे होंगे, ठीक है, आप देखोगे भी, ठीक है। तो ये ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन याद रखना, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी नहीं, आइसोलेशन है, ठीक है, क्योंकि डिस्कवरी हिंड सेकेंड की पहले हुई है, लेकिन आइसोलेशन हिंड फर्स्ट का पहले हुआ था, ठीक है, इसलिए उसको फर्स्ट कहा गया, ठीक है। अब ये कैसे, जैसे मान लो ये चार मार्कर मेरे पास में अलग अलग कलर के हैं, इस बॉटल में मैंने चारों मार्कर डाल दिए। अब मैंने आपको ये बॉटल दिया तो आपको पहले रेड मार्कर दिखाई दिया, तो डिस्कवर पहले किसको किया आपने, लेकिन जब आप आइसोलेट करने गए तो पहले ब्लू निकला, तो ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन पहला किसका है, ब्लू का, ठीक है। इस तरीके से हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से, ठीक है, पहले नंबर पे जो आइसोलेट हुआ था वो हिंड फर्स्ट, दूसरे नंबर पे जो आइसोलेट हुआ वो हिंड सेकेंड, तीसरे पे जो आइसोलेट हुआ वो हिंड थर्ड, लेकिन डिस्कवर पहले कौन हुआ था, हिंड सेकेंड। डिस्कवर हो चुका था, ठीक है, कि इस बैक्टीरिया के अंदर ये एंजाइम है, बैक्टीरिया के अंदर एंजाइम है, बट हम उसको आइसोलेट नहीं कर पाए थे। बात समझे बेटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, नॉमेनक्लेचर। अब हम बात करेंगे मोड ऑफ कटिंग का, कि कोई बैक्टीरिया किसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लेज एंजाइम को, एंजाइम, ठीक है, किसी रिकॉग्निशन सीक्वेंस को कैसे कट करता है, ठीक है। तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस को कट करने के दो तरीके हैं, ठीक है, एक है स्ट्रेट कट, एक है ऑब्लिक कट। यानी जितने भी हमारे एंजाइम्स हैं ये सभी एक तरीके से कट नहीं करते हैं, ये दो अलग अलग ग्रुप में होते हैं। कुछ एंजाइम स्ट्रेट कट करते हैं, कुछ एंजाइम ऑब्लिक कट करते हैं। अब स्ट्रेट कट क्या होगा, ऑब्लिक कट क्या होगा, बता रहा हूं, आप एक बार तब तक लिख लो, मैं इसको लिखता हूं फिर डिस्कस करते हैं।
ये नहीं, कुछ वैसे ही मेरा मन किया था। क्या हुआ? हाँ तो कह रहे ना कि अगर किसी बैक्टीरिया का एक ही स्ट्रेन है तो स्ट्रेन लिखने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन तो एक ही बैक्टीरिया का तो एक ही स्ट्रेन ना बेटा, उस स्ट्रेन से जो पहले निकलेगा वो हाई थर्ड में जो एक स्ट्रेन है ना, तो उसी स्ट्रेन से जो पहले नंबर पे निकला वो फर्स्ट है। बहुत सारे हैं। जैसे यहाँ पे RY13 से ही 5 निकले हैं। ठीक है, तो अब RY13 है, यहाँ पे RY14 स्ट्रेन भी एक होता है, RY15 भी होता है। तो अलग अलग स्ट्रेन है तो उसकी बात करेंगे। हम्म। हाँ, अगर ई को आर कह रहे हैं तो आर का मतलब RY13 है। ठीक है, आर का मतलब क्या हो गया? RY13, और RY13 से जो निकला उसको हम उसकी हम बात कर रहे हैं। देखो बेटा, एक बार देखना, मोड ऑफ कटिंग की बात कर रहे हैं, और हमने कहा कि रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पहचान के और रिकॉग्निशन सीक्वेंस के बीच में ही कट होता है। देखो, कट हमेशा रिकॉग्निशन सीक्वेंस के अंदर ही होगा। ठीक है, लेकिन वो कट करने का तरीका दो होगा। पहला तरीका क्या है? स्ट्रेट कट। दूसरा क्या है? ऑब्लिक कट। अब स्ट्रेट कट करने वाले एंजाइम कैसा कट करते हैं? हमने कहा कट एट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। रिकॉग्निशन सीक्वेंस के एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे कट होगा। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री पहले पहचानना पड़ेगा। ध्यान सुनना, किसी भी रिकॉग्निशन सीक्वेंस के पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का वो पॉइंट जहां से हम हाफ ऑफ द सीक्वेंस को फोल्ड करें और मिरर इमेज बन जाए, वो पॉइंट एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाता है। जैसे यहां पे इस सीक्वेंस को देखना बेटा, इस सीक्वेंस को अगर मैं ये तीन, इधर वाले तीन को देखना, इधर वाले तीन को फिक्स रखूं और इधर वाले तीन को ऐसे फोल्ड करूं, तो देखो एग्जैक्ट मिरर इमेज नहीं बन जाएगा विथ पोलैरिटी। तो ये वो पॉइंट है ना जहां से फोल्ड करने पे मिरर इमेज बन रहा है, तो ये क्या हो गया? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो अगर कोई एंजाइम एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे ही कट करता है तो कट कैसा होगा? स्ट्रेट कट। अब सुनना, एक एंजाइम है SMA1। अब इसमें भी देखो जीनस और स्पीसीज का ही नंबर है, इसमें भी स्ट्रेन वाला नहीं दिया गया है।
और इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है सी 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 जी जी जी, 6 बेस पेयर का। जब इसको डालेंगे हम इस पे, तो ये क्या करेगा, एक कट यहां पे करेगा और एक कट यहां पे करेगा। ठीक है बेटा। अब देखो ये कट स्ट्रेट हुआ कि नहीं हुआ, एकदम सीधे में। एक और चीज सुनना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ऊपर वाले स्ट्रैंड में जहां कट करता है, जिन दो बेस पेयर के बीच में कट करता है, नीचे वाले में भी उन्हीं दो बेस पेयर के बीच में कट करता है। यह भी एक फीचर है। ठीक है, जैसे यहां से 5 प्राइम से काउंट करो, 5 प्राइम से जब आप गए तो सी और जी के बीच में है, तो इधर से भी 5 प्राइम से आओ, सी और जी के बीच में ही होगा। कट एग्जैक्ट सेम होता है, तो यहां पे कट किया। अब जब ये कट हुआ तो रिजल्ट क्या होगा, देखना बेटा, ये फॉस्फोडेस्ट बॉन्ड टूट जाएगा, ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फॉस्फोडेस्ट बॉन्ड तोड़ता है, और जब तोड़ेगा तो अब हमारा ये रिजल्ट ऐसा आ जाएगा, सी 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 जी जी जी। ठीक है, ये हो गया 5 प्राइम, ये हो गया 3 प्राइम। ठीक है, और इधर ये जी जी जी, ये हो गया 3 प्राइम, और ये हो गया सी सी सी, ये जुड़ा हुआ है, ये क्या हो गया 5 प्राइम। ठीक है, ये देखना बेटा ऐसा बन जाएगा। अब क्या यहां पे कहीं सिंगल स्ट्रैंड एंड बना, अभी भी दोनों तरफ डबल स्ट्रैंड है, इसको कहते हैं ब्लंट एंड। क्या कहते हैं, ब्लंट एंड। तो ये ब्लंट एंड बनाते हैं। ठीक है, जब भी स्ट्रेट कट होगा एंड कैसा बनेगा, ब्लंट। और दो ब्लंट एंड को आपस में जोड़ना मुश्किल की आसान, मुश्किल है बेटा। ब्लंट एंड को मैंने कहा ना, याद करो मैंने कहा था कि स्टिकी एंड जब बनाएंगे, ग्रुप बनेगा तब जुड़ना आसान है। ठीक है, ऐसे दो डीएनए को जोड़ने जाएंगे तो ये आपस में क्या आसानी से जुड़ पाएंगे, नहीं जुड़ पाएंगे। तो रेस्ट्रिक्शन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम उस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज कभी नहीं करते हैं जो ब्लंट एंड बनाते हैं। ठीक है, अगर हमको किसी डीएनए को कट करना है और कट करके फिर जोड़ना भी है, तो यहां पे हम ऐसा एंजाइम कभी नहीं लेंगे जो स्ट्रेट कट करेगा, क्योंकि कट तो कर देंगे लेकिन जुड़ नहीं पाएगा वो। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। बाकी अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, ठीक है, तो ध्यान सुनना, हिंड सेकेंड, हिंड सेकेंड भी ऐसा ही कट करता है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अगली बात करें, ठीक है, तो इको आरवी, इको आरवी भी ऐसा ही कट करता है, और यानी 5वें नंबर पे जो आइसोलेट हुआ है। और इसके बाद बात करते हैं, ठीक है, हाई थर्ड, हाई थर्ड भी ऐसा ही कट करता है। अब हाई थर्ड को हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज किया था, वहां जोड़ना नहीं था, वहां केवल कट करना था, तो हमने यूज कर लिया था। लेकिन यहां पे कट करके फिर जोड़ना भी, वहां पे ऐसे एंजाइम यूज नहीं होते हैं। अब आते हैं ऑब्लिक कट, ध्यान सुनना। हमने कहा कट स्लाइटली अवे फ्रॉम एक्सिस सिमेट्री, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री में ही कट करेंगे, सॉरी रिकॉग्निशन सीक्वेंस में ही कट करेंगे, लेकिन एक्सिस ऑफ सिमेट्री से थोड़ा सा दूर। अब सुनना, यहां पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहां पे कौन सा हो जाएगा, ये देखना, यही होगा ना। ठीक है, अब सुनना ये कहां कट करेगा, तो इको R1 एक कट यहां करेगा जी और ए के बीच में। ठीक है, तो इधर से भी आओगे तो कहां कट होगा, जी और ए के बीच में एक कट यहां करेगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये हुआ, कट दूर हुआ। अब ये कट ऐसे आएगा, ऑब्लिक हुआ, और जब ऑब्लिक कट होगा तो रिजल्ट देखना बेटा। ठीक है, अब देखो ये जी और ये सी के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, ये सी जुड़ा हुआ है, ये 5 प्राइम और ये क्या हो गया 3 प्राइम। अब देखो ये सी टी से जुड़ा हुआ है, ये टी इस टी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये ए से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये ए से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये बॉन्ड तो टूट गया ना, तो ये तो अलग हो गया। अब ये हमारा डीएनए ऐसा हो गया, देखा आपने, सिंगल स्ट्रैंड बन गया। ठीक है, स्टिकी एंड बन गया, ग्रुप बन गया कि नहीं बन गया, स्टिकी एंड बना। ऊपर वाले को देखो, ऊपर वाले देखना, ये ए है, फिर ए है, फिर टी है, फिर टी है, फिर सी है, और ये जी है। ये क्या हो गया 3 प्राइम, ये क्या हो गया 5 प्राइम। ठीक है, अब देखो यहां पे भी स्टिकी एंड बना। ठीक है, तो जब भी ऑब्लिक कट होगा, एक्सियल सिमेट्री से दूर कट होगा, तो हमेशा स्टिकी एंड बनेगा। कैसा बनेगा, स्टिकी एंड। और हम हमेशा यही चाहते हैं स्टिकी एंड ही बने रिकमेंड टेक्नोलॉजी में।
तो स्टिकी एंड बनाने वाले एंजाइम यूज किए जाते हैं, और इसका एग्जाम्पल हो गया कि एक तो EcoR1, दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा BAM-H1, तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है, SAL1, चौथा एग्जाम्पल हो जाएगा हिंड थर्ड। ठीक है, ये सभी ऐसे काम करेंगे। ठीक है, अब चलो, अगर दो डीएनए को हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोक्लेस से कट करें, कट कर दिया था, तो दोनों पे स्टिकी एंड बनेगा और सेम ही बनेगा ना। और फिर जब दोनों को पास में लाएंगे बेटा, तो देखना, अब जब ये दोनों पास में आएंगे तो एक का कॉम्प्लीमेंट्री, ए का कॉम्प्लीमेंट्री, टी का कॉम्प्लीमेंट्री, टी का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर लेंगे तुरंत, हाइड्रोजन बॉन्ड। और फिर हमको लास्ट में फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड ही तो बनाना होगा, और वो लाइगेज से बना देंगे, तो उनका जुड़ना क्या हो जाएगा, आसान। तो अगर एक टेस्ट ट्यूब में मैं इस डीएनए को और इस डीएनए को डाल दूं, तो ये दोनों डीएनए अपने आप कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू पास में आ जाएंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग जब हो जाएगा तो लाइगेज डालते ही फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड। लेकिन अगर मैं इन दोनों डीएनए को डालूं, तो इनमें कोई कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है क्या? तो एक डीएनए मुंह फुला के इधर खड़ा हुआ है, एक उधर खड़ा हुआ है, पास ही नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कोई कॉम्प्लीमेंटरिटी है ही नहीं। तो जब पास आएंगे नहीं, तो लाइगेज उनके बीच में बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा। इसलिए हम ऐसा एंजाइम यूज करते हैं जो स्टिकी एंड बनाए, और सेम एंजाइम यूज करते हैं ताकि स्टिकी एंड सेम बने, ताकि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो सके। अब बात समझ में आई कि क्यों सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से दोनों को कट करते हैं, ताकि दोनों पे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बने, ठीक, और वो सेम से कट करोगे तभी बन पाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पूरा। ठीक है, लिख लो। नहीं, एक्सोन्यूक्लियस कहां कट गया? एक पॉइंट सुनना बेटा, ये एक्सोन्यूक्लियस नहीं है। अरे अरे, इधर वो हो रहा है, वो होने दो बारिश। अरे इधर देखो, बारिश होने दो ना। अब तुम लोग देख के नजर लगा दोगे, बारिश भी नहीं होगा, फिर गर्मी होगा। ठीक है, देखो इधर, ये हमारा बेटा पूरा डीएनए ये है। एक मिनट ध्यान देना बेटा, ये पूरा डीएनए है, यहां पे GAATTC, और ये CTTAAG, और इधर कुछ और सीक्वेंस होंगे। अब मान लो यहां पे TGAGAT कुछ भी है, फिर ये क्या हो जाएगा, ACTCTA, और इधर भी कुछ सीक्वेंस होगा, GC, ठीक है, ATTATA। बात समझे? यहां पे 5 प्राइम है, यहां पे 3 प्राइम है, यहां पे 3 प्राइम है, यहां बीच में होता है ये सीक्वेंस, एक्सोन्यूक्लियस नहीं है। अब सोचो, अब यहां कट हुआ और यहां कट हुआ, एक्सो है क्या? ऐसा है, तो ये इसके आगे कंटिन्यू सीक्वेंस है, ठीक है, इसके बीच में ये डीएनए, यहां से ये ऐसे कट हो रहा है। अब बताओ, एक्सो की एंडो? एंडो है, एक्सो नहीं है। बात समझे? तो ये जो मैंने लिखा है, मैं बस उस सीक्वेंस को दिखा रहा हूं, ये डीएनए आगे भी है और आगे भी है, बीच के बॉन्ड है ये। ठीक है, एनसीईआरटी है। देखना बेटा, एक मिनट, एनसीईआरटी का ये डायग्राम आप जाके घर देखना। देखो, एक पेज नंबर 196, ठीक है, एक डीएनए ये है, इसमें भी GAATTC सीक्वेंस है, और दूसरा ये है, इसमें भी GAATTC सीक्वेंस है। ठीक है, ये डायग्राम, दोनों में GAATTC सीक्वेंस है, दोनों डीएनए में, दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस से कट किया, तो सेम टाइप के एंड्स बने, और फिर दोनों को जोड़ा तो देखो जुड़ गए आसानी से। ठीक है, तो स्टिकी एंड बनेंगे, सेम टाइप के होंगे तभी तो जुड़ेंगे, और जुड़ गए आसानी से। अब इसमें एक डायग्राम में गलती है, ये ब्लैक वाला जो है ना, इसमें जो नीचे एरो दिखा रहा है, वो ए और टी के बीच में दिखा रहा है, यहां दिखा रहा है, वो गलत दिखा रहा है। यहां पे भी जी और ए के बीच में होगा, तो यहां पे भी वो एरो गलत है थोड़ा सा, एनसीईआरटी में एक डायग्राम में। ठीक है, तो याद रखना कि जी और ए के बीच में ही कट करेगा ये। ठीक है, तो ये डायग्राम आप जाके एक बार घर पे देखना। ठीक है, देख लो, ये वाला है, देख लिया? चलो,
एक बार फिर से टेस्ट में बता देता हूं, फिर से बता रहा हूं, कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं फिर से। टेस्ट में जेनेटिक्स में अगर जो एनसीईआरटी की बात करूं, जेनेटिक डिसऑर्डर जितने दिए गए हैं, जिसमें कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन यूरिया, ठीक है, थैलेसीमिया, ये मेंडेलियन क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम, ये सारा आएगा। उसके बाद पेडिग्री आएगी, और फिर बायोटेक्नोलॉजी जहां तक पढ़ लेंगे वहां तक आएगा। हम्म, कस के बोल, सुनाई नहीं। ग्रोथ मॉडल, नहीं नहीं, इकोलॉजी का होगा। कुछ लोग मुझे एल प्लस पे इकोलॉजी के भी डाउट भेज देते हैं, ठीक है, तो मैं अपना तो सॉल्व ही नहीं कर रहा हूं, उनका कहां सॉल्व करूंगा। तो प्लीज, इतना पढ़ा लिखा होने का क्या फायदा कि पता नहीं चल रहा किसको डाउट भेजना है, ठीक है, तो वो डाउट ना भेजें। मेरे डाउट आप कोशिश करो क्लास के बाहर पूछो, क्योंकि अभी जब तक मैं हूं, आप क्लास के बाहर पूछोगे तो मैं ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा। अब मान लो कोई बड़ा सा क्वेश्चन भेज दिया, सर सॉल्यूशन भेज दो इसका, मैं सॉल्यूशन भेज भी दूंगा तो तुमको समझ नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है अभी, तो आप बाहर पूछ लो या फिर काउंटर पे आके पूछ लो कि सर ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है, तो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर होगा। तो जब तक हूं तब तक सामने से डाउट पूछने की कोशिश ज्यादा करो आप। हाँ, जो ऑनलाइन वाले हैं वो पूछ सकते हैं, ठीक है, और जो कोटा में रह के ऑनलाइन है वो नहीं, ठीक है। कुछ लोग कोटा में भी रह के होता है ना कि आज जाने का मन नहीं कर रहा है, आज ऑनलाइन ही देख लेते हैं, मौसम बहुत अच्छा बना है, क्या जाएंगे पढ़ने। हाँ, सुबह नहीं था, नहीं तो नहीं आती। टाइम हो गया क्या? तो बेल क्यों नहीं लगा रहे भाई? हाँ, जो घर है उनकी बात अलग है, वो पूछ सकते हैं। चलो बेटा, थैंक यू।